चलिए बच्चों, आइए अपन, अरे आवाज नहीं बच्चों, वैल्यू ऑफ सप्लाई जो चैप्टर है, अरे प्लीज आवाज नहीं। अब वैल्यू ऑफ सप्लाई के अपने सारे क्वेश्चंस वगैरह सारे कंप्लीट हो गए थे, सॉरी प्रोविजंस हो गए थे। तो आप मुझे आप एक बार जल्दी से बताइए कि हमने अभी तक जो भी जीएसटी में पढ़ा, एक तो पढ़ा सेक्शन कौन सा, 71A, डबल ए, बी, सी, सेक्शन कौन सा 71A, 72 क्या ए, बी, फिर हमने पढ़ा कौन सा 8A, ठीक है, और एक क्या पढ़ा 8B, फिर हम आए कौन से 91, 92, 93, 94 और कौन सा 95, फिर हम आए 10(1), 10 क्या 2A, बी, सी, डी, ई, इसका क्या प्रोविजो, फिर आए 10 क्या 2A, फिर कहाँ है 10(3), 10(4) और क्या 10(5), और साथ में हमने क्या देखा, रूल 3, 4, 5, 6 और 7, ये पूरा हमने पढ़ा। फिर हमने एक चैप्टर पढ़ा कौन सा 11 जो एग्जाम्शन का था, फिर हमने पढ़ा 12 to 14, अब ये बाकी है टाइम ऑफ सप्लाई। फिर हमने पढ़ा वैल्यूएशन का 15(1), 15(2) में ए, बी, सी, डी, ई, 15(3) ए, बी, 15(4) और कौन सा 15(5), रूल नंबर 27, 28, 29, 30 और कौन सा 31, यहां पढ़ा 31A, ठीक है, 32, इसके अंदर 5-6 पॉइंट पढ़े 33, 34 और कौन सा 35। अब हमारा जो अगला चैप्टर आता है वो कौन सा आता है 16 से 21, जिसका नाम है आईटीसी, जॉब वर्कर और इनपुट सर्विस डिस्ट्रीब्यूटर। 3 टॉपिक आएंगे, कौन कौन से, आईटीसी, जॉब वर्कर और इनपुट सर्विस डिस्ट्रीब्यूटर। फिर हम आए 22, 1, 2, 3, 4, एक्सप्लेनेशन क्या 1, एक्सप्लेनेशन क्या 2, ठीक है, 23, 1, 1, 2, 3, 23 क्या 2, 24, 1, 2, इसमें 12 थे, 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12, और यहां पे हमने पढ़ा क्या शेड्यूल 1, शेड्यूल 2 और क्या शेड्यूल 3। ये पूरा हमने अभी तक पढ़ लिया। प्रैक्टिकल में 2 ही चैप्टर बाकी है, कौन से, एक तो टाइम ऑफ सप्लाई और एक कौन सा आईटीसी। आईटीसी कल से स्टार्ट हो जाएगा, तो हमारा प्रैक्टिकल क्या हो जाएगा खत्म। सबसे पहले हमको ये देखना पड़ता है जीएसटी में कि जीएसटी कब लगता है। इसके लिए एक चिमनी के समान बना हुआ है ये जीएसटी, इसके भी नहीं आ रहा क्या हुआ, सर, थोड़ा बोर्ड बता रहा हूँ, सही कर ली। पेन चेंज करूं, पेन नहीं, कैप ज्यादा जूम स्क्रीन पे शो नहीं हो रहा। आप जो लिख रहे हो नहीं, स्क्रीन पे शो नहीं हो रहा हमारे। अब ठीक है, यस सर। ठीक है, ये हमारा इस तरह से बना हुआ है, लगेगा या नहीं लगेगा बोलो, और लगेगा तो कितना लगेगा। इसके लिए वैल्यू जो हमने निकालना सीख लिया, या अल्टरनेट तरीका क्या है कंपोज स्कीम, और उसकी क्या ले लो आईटीसी। और फिर हमने ये जो कंडीशन नंबर 3 थी, उसके लिए हमको कहां जाना पड़ा, आईजीएसटी एक्ट 5 चार्जिंग सेक्शन 6, 7, 8, 9, 10, 11, 10 जो 2 था ए, बी, सी, डी और क्या ई, फिर 12, 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7,
8, 9, 10, 11, 12 ऐसे करके टोटल 14 प्रोविजंस थे। फिर हम किस में आए? 13, 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12 और क्या 13। और फिर हमने सेक्शन 14 पढ़ा, 15 पढ़ा और क्या पढ़ा 16। ये करने के लिए हमको कहाँ जाना पड़ा? IGST एक्ट। यही हमने अभी तक सारे सेक्शन पढ़े। अब आपको ऐसे सब सेक्शन 1, 2, 3, 4, 5 ऐसे याद है तो फिर क्या प्रॉब्लम होता है मुझे आप लोग? सबसे पहले GST लगेगा नहीं लगेगा, गुड्स और सर्विस होना चाहिए, उसकी क्या होनी चाहिए? सप्लाई। गुड्स मतलब ऑल काइंड ऑफ मूवेबल एसेट्स अदर देन ट्रांजेक्शन मनी और सिक्योरिटी, बट इंक्लूड्स एक्शनेबल क्लेम, growing and crops, grass and things which are attached from land, which are separately served under any contract. जो गुड्स नहीं है वो सर्विस है, अदर देन ट्रांजेक्शन मनी और सिक्योरिटी। करेंसी का यूज, करेंसी की एक फॉर्म का अनदर फॉर्म में चेंज, या डॉलर का रुपीज में चेंज, डिनोमिनेशन में चेंज, वो तो ट्रांजेक्शन मनी है। बट जब उसके लिए एक सेपरेट क्या लिया जाता है? कंसिडरेशन, तो वो ट्रांजेक्शन मनी नहीं है। किसी भी गुड्स और सर्विस के रेस्पेक्ट में कैश मिले या काइंड मिले, आज मिले या कल मिले, रिसिपेंट से मिला, रिसिपेंट के ब्याह पर किसी और कंसिडरेशन माना जाएगा। बट अगर गवर्नमेंट से सब्सिडी मिले तो कंसिडरेशन नहीं माना जाएगा। ऐसे करके मैंने पहले गुड्स और सर्विस पढ़ा। ये मेरा एक प्रोविजन खत्म हुआ। हम बोलते हैं सप्लाई होना चाहिए। सेल, ट्रांसफर, बार्टर, एक्सचेंज, लाइसेंस, लीज, रेंटल, डिस्पोजल मेड, एग्री टू बी मेड फॉर कंसिडरेशन ड्यूरिंग द कोर्स ऑफ बिजनेस और furtherance of business will be treated supply. Supply also include import of service for consideration, whether or not for business. Supply also include activity which is covered in the schedule 1 will be treated supply even there is no consideration. Permanent transfer of assets provided अब खरीदते समय क्या ली थी? ITC, transfer to related person या distinct person during the course of business या furtherance of business. बट अगर एक एम्प्लॉयर एम्प्लॉय को देता है तो 50,000 वाली लिमिट अप्लाई होती है। प्रिंसिपल किसको? एजेंट को। एजेंट किसको? प्रिंसिपल को। इंपोर्ट ऑफ सर्विस फ्रॉम रिलेटेड ड्यूरिंग द कोर्स ऑफ बिजनेस विल बी ट्रीटेड क्या? सप्लाई। हाउएवर देयर आर सर्टेन एक्टिविटी which are covered in the क्या? Schedule 3 will neither will be treated supply of goods and nor will treated supply of service. न्यू मैजिक क्या बोला मैंने? नॉन टैक्सेबल टेरिटरी टू नॉन टैक्सेबल टेरिटरी है ना। एम्प्लॉय को इन द कोर्स ऑफ एम्प्लॉयमेंट, वेयर हाउस में गुड्स की क्या करते हो? सप्लाई। मोर्चरी सेवाएं, एक्शनेबल क्लेम अदर देन लॉटरी, बैटिंग, गैमलिंग, गवर्नमेंट पर्सन, MLA, MP, ऐसे लोग जिनको संविधान के तहत पोस्ट मिली हुई है, या जो संविधान के जो ऐसे लोग जिनका जैसा एक्ट जिसका गठन कहाँ हुआ है? संविधान में, उनके चेयरपर्सन की सेवा को सप्लाई नहीं मानते। सेल ऑफ इमोरल प्रॉपर्टी अदर देन अंडर कंस्ट्रक्टेड, और कोर्ट फीस जो अंडर किसी लॉ में स्टैब्लिश हुआ है। आर्बिट्रल ट्रिब्यूनल किसी लॉ में स्टैब्लिशमेंट नहीं होता, इसकी सेवाओं को सप्लाई मानते हैं। सप्लाई है तो बताओ वो गुड्स की सप्लाई है या सर्विस की? गवर्नमेंट के जो आर्टिकल 243 जी और डब्ल्यू के फंक्शन होते हैं जो गवर्नमेंट पब्लिक इंटरेस्ट में करती है, उसको सप्लाई नहीं मानती। बोलो बच्चों, यहां तक की बात समझ में आ गई क्या आपको? यहाँ पे अगर एक क्लब, कोई भी एसोसिएशन जो चाहे इनकॉर्पोरेट हो या नॉट इनकॉर्पोरेटेड, अपने मेंबर्स को कोई सर्विस देती है फॉर कंसिडरेशन, उसको सप्लाई मानेंगे। चाहे इनकम टैक्स में क्लब और मेंबर को एक ही माना है, म्यूचुअलिटी, ठीक है। अगर आप 2 या 2 से ज्यादा प्रोडक्ट को सिंगल प्राइस पे बेचते हैं और दोनों का GST का ट्रीटमेंट क्या है? अलग अलग है, तो बताओ उस केस में रेट क्या लगेगी? सेक्शन 8। अगर कंपोजिट सप्लाई है तो मेन प्रोडक्ट की रेट लगेगी, और अगर मिक्स सप्लाई है तो हाई है। कंपोजिट किसे कहते हैं? जब 2 या 2 से ज्यादा टैक्सेबल सप्लाई जो एक दूसरे से जुड़ी हुई है नेचुरली इन द कोर्स ऑफ ऑर्डिनरी कोर्स ऑफ, और एक उसमें प्रिंसिपल सप्लाई है तो वो कंपोजिट है। जब दोनों ही प्रिंसिपल और नेचुरल नहीं है तो वो मिक्स है। बोलो बच्चों, बंद ये पढ़ा। फिर हमने एक 10-11 सर्कुलर्स पढ़े। क्या पढ़े बच्चों? सर्कुलर। अब यहां से तय हो गया कि गुड्स है और सर्विस है, उसकी क्या हुई है? सप्लाई। अब हमको देखना है बच्चों कि सप्लाई का क्या टैक्सेबल पर्सन हो या ना हो, और या वो इंट्रा है या इंटर है। क्योंकि इंट्रा होगा तो CGST या GST लगेगा, और अगर इंटर होगा तो हमने एक टैक्सेबल पर्सन चैप्टर पहले पढ़ा। क्या पढ़ा? टैक्सेबल। बताओ 23। अगर आप 100% नॉन टैक्सेबल गुड्स के सप्लायर हो, एग्जेम्प्टेड गुड्स और सर्विस के सप्लायर हो, आप इंडिविजुअल एक्ट ऑफ एग्रीकल्चरिस्ट हो, या आपकी सारी सेवाओं पे क्या लग रहा है? RCM, तो आप रजिस्ट्रेशन करवाने के लिए लायबल नहीं हो।
12 ऐसे लोग होते हैं जो कंपल्सरी क्या करवाते हैं, रजिस्ट्रेशन। 12 ऐसे लोग होते हैं जो कंपल्सरी क्या करवाते हैं, रजिस्ट्रेशन। इसके अंदर हमने पहला बताया था इंटर स्टेट सप्लाई ऑफ टैक्सेबल गुड्स अदर देन हैंडीक्राफ्ट गुड्स, सीटीपी और एनआरडीपी मेकिंग टैक्सेबल सप्लाई। हाउएवर अगर सीटीपी हैंडीक्राफ्ट गुड्स की सप्लाई कर रहा है तो 24 अप्लाई नहीं होगा, 22 लगेगा। जिन सेवाओं पे आरसीएम लग रहा है तो रिसिपेंट को कंपल्सरी करवाना है, और 23 बोलता है कि प्रोवाइडर को नहीं करवाना। जो लोग इको के थ्रू गुड्स बेचते हैं, जहां इको टीसीएस कलेक्ट करने के लिए लायबल है, ऐसे लोगों को इको जो टीसीएस कलेक्ट करने के लिए लायबल है, तो इको को 95 सर्विसेज जहां पे इको लायबल होता है, होटल, हाउसकीपिंग, रेडियो टैक्सी और वो रेस्टोरेंट, तो वहां उस वाले इको को कंपल्सरी क्या करवाना है, रजिस्ट्रेशन। टीडीएस काटने वाला सेक्शन 51 में क्या करवाएगा, रजिस्टर्ड, चाहे वो ऑलरेडी क्या हो, रजिस्टर्ड हो। इनपुट सर्विस डिस्ट्रीब्यूटर, क्या बोला मैंने, उसको अगर आईटीसी बांटनी है तो करवाएगा, चाहे वो ऑलरेडी क्या हो, रजिस्टर्ड हो। वो ऑलरेडी क्या हो, रजिस्टर्ड हो, है ना, ऑलरेडी क्या हो, रजिस्टर्ड हो। अगर आपका प्रिंसिपल एक है ना टैक्स रजिस्टर्ड है और एजेंट टैक्सेबल सप्लाई कर रहा है, तो एजेंट को कंपल्सरी क्या कराना है, रजिस्ट्रेशन। OIDAR इंडिया के बाहर से अगर क्या, OIDAR इंडिया के बाहर से इंडिया में सर्विस दे रहा है अनरजिस्टर्ड पर्सन को, तो OIDAR को कंपल्सरी क्या करवाना है, रजिस्टर। बोलो बच्चों, हमने कौन सा सेक्शन पढ़ा, 24। मान लो आप 23 और 24 में नहीं आ रहे, तो सबसे पहले आपका टर्नओवर निकालो और एप्लीकेबल लिमिट। मणिपुर, मिजोरम, नागालैंड, त्रिपुरा 10 लाख। सर्विस के सप्लायर हो 20 लाख। अगर सर्विस के सप्लायर नहीं हो, गुड्स के सप्लायर हो, बट अरुणाचल प्रदेश, उत्तराखंड, मेघालय, सिक्किम, पौंडीचेरी एंड तेलंगाना 20 लाख। अगर आप गुड्स के, अगर आप इन स्टेट के अलावा कहीं और सप्लाई कर रहे हो, लेकिन आप नोटिफाइड गुड्स के मैन्युफैक्चरर या ट्रेडर हो, यहाँ पे ट्रेडर भी है पर एडिटर ऑर्डर नहीं है यहाँ पे, तो 20 लाख, अदरवाइज 40 लाख। एग्रीगेट टर्नओवर, हमारा जब हम टर्नओवर निकालेंगे तो पैन नंबर बेसिस पे निकालते हैं। इनवर्ड को नहीं जोड़ेंगे, चाहे वो परचेज आरसीएम वाली हो या एफसीएम वाली हो। आउटवर्ड को जोड़ेंगे, चाहे वो इंट्रा हो, इंटर हो, एक्सपोर्ट हो, टैक्सेबल हो, नॉन टैक्सेबल हो, एग्जेम्प्ट हो। डिस्टिंग पर्सन को कर रहे हो बट जो सप्लाई नहीं है, जैसे ट्रांजेक्शन मनी और सिक्योरिटी, वो नहीं जोड़ेंगे। जो शेड्यूल ट्रेड के हिसाब से सप्लाई नहीं है उसको नहीं जोड़ेंगे। जॉब वर्कर को करते हो नहीं बढ़ेंगे, एडिशनल प्लेस को करते तो नहीं जोड़ेंगे। अदर लॉ का टैक्स जोड़ेंगे बट जीएसटी लॉ का टैक्स नहीं जोड़ेंगे। अगर आपका एप्लीकेबल टर्नओवर एप्लीकेबल लिमिट से क्या है, ज्यादा है, तो जिन जिन स्टेट से आप टैक्सेबल सप्लाई कर रहे हो, जिन जिन स्टेट से क्या कर रहे हो आप, तो वहां आप अपना क्या करवाएंगे, रजिस्ट्रेशन। जिन जिन स्टेट से आप क्या कर रहे हो, टैक्सेबल सप्लाई, वहां क्या करवाओगे, रजिस्ट्रेशन। मान लो अगर आप पे 10 लाख, 20 लाख और 40 लाख तीनों लिमिट अप्लाई हो रही है, तो 10 लाख वैलिडिटी लगेगी। कौन सी बच्चों, अपॉइंटेड डे 22 जून 17 को अगर कोई पुराने लॉ में रजिस्टर्ड है तो उसको जीएसटी लॉ में क्या करवाना पड़ेगा, कंपल्सरी रजिस्ट्रेशन। अगर आपने अपना रजिस्टर पर्सन अपना सक्सेशन करवा ले गोइंग कंसर्न के आधार पर, तो जो नया पर्सन है सक्सेशन की डेट से रजिस्ट्रेशन करवाने के लिए क्या होगा, लायबल। एक कंपनी का दूसरी कंपनी में क्या हो जाए, अमालगमेशन, तो जो नई कंपनी है वो अमाल, जिस दिन उसका कंपनी का इनकॉर्पोरेशन का क्या मिला, सर्टिफिकेट, उस दिन से रजिस्ट्रेशन कराने के लिए क्या है, लायबल। बोलो बच्चों, अगर आप प्रिंसिपल हो और एक एजेंट है, और एजेंट शेड्यूल 1 वाला एजेंट है, मतलब जहां एजेंट अपने नाम से इनवॉइस इशू करता है, तो टर्नओवर प्रिंसिपल का माना जाएगा, एजेंट का माना जाएगा। अगर प्रिंसिपल जॉब वर्कर के प्लेस से सप्लाई करता है थर्ड पार्टी को और जॉब वर्कर रजिस्टर्ड पर्सन है, तो टर्नओवर बताओ, जो एजेंट का, जॉब वर्कर का माना जाएगा, प्रिंसिपल का, प्रिंसिपल। बोलो बच्चों, हमने ये चीजें पढ़ी थी। तो अब बताओ, गुड्स भी था, सप्लाई भी थी, और पर्सन क्या था, टैक्सेबल। सप्लाई क्या होनी चाहिए, इंट्रा। क्या होनी चाहिए बच्चों, इंट्रा। अगर प्लेस ऑफ सप्लाई एंड लोकेशन ऑफ सप्लायर सेम स्टेट में है तो सेक्शन 8 बोलता है वो इंट्रा है। अगर स्टेट क्या है, अलग है, तो सेक्शन 7 बोलता है इंटर। लेकिन अगर आपने फॉरेन टूरिस्ट को सप्लाई की तो हमेशा इंटर ही मानेंगे। सेज की यूनिट या सेज के डेवलपर को सप्लाई की, हमेशा क्या मानेंगे, इंटर ही मानेंगे, चाहे विद इन द स्टेट हो। अगर सप्लाई कोस्ट पानी में हो रही है, टेरिटोरियल वाटर में हो रही है, तो जो नियरेस्ट कोस्ट है उसको लोकेशन सप्लायर या प्लेस ऑफ सप्लाई मानेंगे। अब लोकेशन ऑफ सप्लायर और प्लेस ऑफ सप्लाई, अगर हेड सप्लाई हेड ऑफिस से दी जा रही है तो लोकेशन सप्लाई हेड ऑफिस होगा, ब्रांच से दी जा रही है तो ब्रांच, दोनों से दी जा रही है तो जो मोर कनेक्टेड है। प्लेस ऑफ सप्लाई कैसे निकालेंगे, गुड्स के केस में 10, अगर मामला इंपोर्ट एक्सपोर्ट का है तो 11। गुड्स के केस में अगर मूवमेंट हो रहा है तो जहां मूवमेंट टर्मिनेट हो रहा है ना, अगर मूवमेंट नहीं है तो जहां गुड्स पड़े हुए हैं। असेंबलिंग के केस में जहां असेंबलिंग हो रही है,
ऑन बोर्ड जहां से गुड्स चढ़ाए गए। लेकिन यहाँ बिल टू शिप मॉडल है क्या बच्चों, मतलब बिल इसे सप्लाई उसे, बिल इसे और सप्लाई उसे, तो भले ही इसको सप्लाई नहीं हुई तो भी इसको डीम सप्लाई मानेंगे, दो ट्रांजेक्शन मानेंगे, क्या मानेंगे बच्चों, दो ट्रांजेक्शन। इंपोर्ट के केस में प्लेस सप्लाई होगी लोकेशन ऑफ इंपोर्टर, और एक्सपोर्ट के केस में डेस्टिनेशन प्लेस। बोलो बच्चों बात समझ में आई। 12A। अब सर्विस की केस में प्लेस सप्लाई कैसे निकालेंगे, अगर लोकेशन ऑफ सप्लायर एंड लोकेशन ऑफ रिसिपेंट सेम स्टेट में, क्या बोला मैंने, मतलब सेम टैक्सेबल टेरिटरी में है, तब तो 12 लगेगा। अगर लोकेशन सप्लायर और लोकेशन ऑफ रिसिपेंट दोनों बाहर के हैं या एक बाहर का है तो 13 लगेगा। ये जनरल है, क्या है बच्चों, जनरल। 13(2). अगर आप जो सर्विस दे रहे हैं वो स्पेसिफिक क्लॉज में नहीं आ रही फिर क्या लगेगा, जनरल। और अगर स्पेसिफिक में आ रही है तो स्पेसिफिक, जनरल पढ़ लो। अगर B2B ट्रांजेक्शन है तो लोकेशन ऑफ रिसिपेंट, अगर B2C है और सप्लायर के रिकॉर्ड्स में उसका एड्रेस नोन है तो लोकेशन ऑफ रिसिपेंट, और नहीं है तो लोकेशन ऑफ सप्लायर। सप्लाई टू इमूवेबल प्रॉपर्टी, सप्लाई टू इमूवेबल प्रॉपर्टी, चाहे हुक बनाने की या ठहरने की, या आपने कोई ये कॉन्फ्रेंस वगैरह किराए पे दिया जहां पे प्रॉपर्टी लोकेटेड है या इंटेंडेड टू बी क्या है, लोकेटेड है। अगर प्रॉपर्टी इंडिया के बाहर है तो लोकेशन ऑफ रिसिपेंट। अगर प्रॉपर्टी एक से ज्यादा स्टेट में है तो ईच स्टेट को प्लेस ऑफ सप्लाई माना एज पर एग्रीमेंट, एज पर क्या एग्रीमेंट, या कोई भी प्रोडाटा बेसिस पर, या अलग अलग कंसिडरेशन लिया तो अलग अलग। 12(4) परफॉर्मेंस बेस्ड सर्विस, क्या बोला मैंने, ग्रूमिंग, रेस्टोरेंट है ना, हेल्थ, ब्यूटी ट्रीटमेंट है ना, रेस्टोरेंट, ये सब इधर आ जाएंगे जहां पे सर्विस परफॉर्म की गई। अगर ट्रेनिंग दी है, क्या दी है बच्चों, या परफॉर्मेंस अप्राइजल की सर्विस दी है, B2B है तो लोकेशन और रिसिपेंट, B2C है तो जहां पे सर्विस परफॉर्म की गई। इवेंट, क्या बोला मैंने, इवेंट के लिए एग्जामिशन चैप्टर भी आपको पता होना चाहिए, एग्जामिशन चैप्टर भी आपको क्या होना चाहिए, पता होना चाहिए। वहां पे क्या है कि अगर हम म्यूजियम वगैरह देखने जाते हैं, वाइल्ड लाइफ, नेचुरल, वहां जाते हैं तो एग्जाम्ड है। अगर अपन मान लो कोई जैसे कोई ड्रामा शो देखने गए, नाटक देखने गए है ना, तो वहां पे 500 रुपए की टिकट पे नहीं लगता, उसके ऊपर लगता है। और अगर आप जैसे मूवी वगैरह देखने गए 1 रुपए पे भी लगता है, ये आपने एग्जामिशन चैप्टर में पढ़ा था। बताओ इसकी प्लेस ऑफ अप्लाई क्या होगी, जहाँ पे इवेंट हुआ। फिर है इवेंट मैनेजर की सेवा है 12(7). B2B है तो लोकेशन और रिसिपेंट, और अगर B2C है तो जहां इवेंट हुआ। अगर इवेंट इंडिया के बाहर हुआ तो लोकेशन ऑफ रिसिपेंट, और अगर इवेंट एक से ज्यादा स्टेट में हुआ तो ईच स्टेट को प्लेस ऑफ सप्लाई माना जाएगा। ट्रांसपोर्टेशन ऑफ गुड्स की सेवा, क्या बोला मैंने, B2B है तो लोकेशन ऑफ रिसिपेंट, और अगर B2C है तो जहां गुड्स चढ़ाए गए। लेकिन अगर गुड्स बाहर जा रहे हैं तो डेस्टिनेशन प्लेस को प्लेस ऑफ सप्लाई माना जाएगा। ट्रांसपोर्ट ऑफ पैसेंजर, क्या बोला मैंने, B2B है तो लोकेशन ऑफ रिसिपेंट, और B2B नहीं है, B2C है तो जहां से वो एम्बार्क हो, जहां से वो चढ़ा। सप्लाई 12(10), सप्लाई किस पे हो रही है, कन्वेंस, किस पे हो रही है, कन्वेंस। तो बताओ जहां से वो चढ़ा या जहां से वो फ्लाइट रवाना हुई, जहां से कन्वेंस का फर्स्ट शेड्यूल डिपार्चर हो, क्या बोला मैंने। टेलीकम्युनिकेशन सर्विस, क्या बोला मैंने, अगर अगर है ना फिक्स डिवाइस है तो जहां डिवाइस लोकेटेड है, अगर पोर्टेबल है, अगर बिलिंग एड्रेस प्रीपेड है या पोस्ट पेड है, पोस्ट पेड है तो बिलिंग एड्रेस, अगर प्रीपेड है तो जहां से रिचार्ज कराए, अगर ऑनलाइन कराए तो लोकेशन ऑफ रिसिपेंट, और कुछ नहीं पता तो लोकेशन ऑफ सप्लाई। बैंकिंग सेवाएं, अगर B2B है तो लोकेशन ऑफ रिसिपेंट, नहीं तो एड्रेस नोन है तो रिसिपेंट, नहीं पता तो लोकेशन ऑफ सप्लायर। इंश्योरेंस सेवाएं, लोकेशन रिसिपेंट, और नहीं पता तो भी लोकेशन। और अगर आप गवर्नमेंट को क्या देते हो, एडवर्टाइजिंग, क्या देते हो बच्चों, तो कैसे प्रोडाटा बेसिस पे करते हो वो 12(14) बताता है। इज इट क्लियर बच्चों। फिर आता है हमारा कौन सा 13। अगर दोनों बाहर के हैं या एक बाहर का है तो 13 लगेगा। 13(2) का जनरल, अगर है ना एड्रेस पता है तो लोकेशन ऑफ रिसिपेंट, नहीं पता तो लोकेशन ऑफ सप्लायर। स्पेसिफिक है ये, पहला है परफॉर्मेंस बेस्ड, क्या बोला मैंने, अगर जहां गुड्स को सर्विस दी गई तो जहां गुड्स लोकेटेड है, अगर रिमोट लोकेशन से दी गई है, क्या बोला मैंने, तो जहां पे गुड्स क्या है, लोकेटेड। अगर आपने किसी इंडिविजुअल को दी तो जहां पे सर्विस परफॉर्म की गई। अगर आपने किसी मशीन को दी, क्या दी बच्चों, इंडिया के बाहर से कोई मशीन आई फॉर जॉब वर्क या कोई मान लो रिपेयर, और इंडिया में उसका कोई यूज नहीं हुआ और बिना यूज के एक्सपोर्ट हो जाता है, तो ये फिर ये सेक्शन नहीं लगेगा, 13(2) लगेगा, दैट इज लोकेशन ऑफ रिसिपेंट। फिर है 13(4) इमूवेबल प्रॉपर्टी, जहां प्रॉपर्टी क्या है, लोकेटेड है। 5 है परफॉर्मेंस बेस्ड, क्या है बच्चों, परफॉर्मेंस बेस्ड, जहां पे इवेंट हुआ। अगर 3, 4, 5 वाली सर्विस एक से ज्यादा टैक्सेबल टेरिटरी में है
तो इंटायर सर्विस को टैक्सेबल टेरिटरी में माना जाएगा। 13.7 अगर एक स्टेट में, क्या बोला मैंने, ईच स्टेट में है, तो ईच पहले तो पूरे को इंडिया में माना जाएगा, फिर ईच स्टेट को प्रोराटा बेसिस पे बांटा जाएगा। 13.8 क्या बोला मैंने, ये बैंकिंग सेवाएं यहाँ पे आ जाती है, क्या आ जाती है बच्चों, ऑल इंटरमीडिएट सेवा आ जाती है। और आपने वो जो व्हीकल्स वगैरह को हायर पे दिया, इंक्लूड यार्ड बट अदर देन एयरक्राफ्ट और वेसल। और यहाँ पे हम क्या बोलेंगे बताओ, 13.8 में क्या बोलेंगे, लोकेशन ऑफ सप्लाई, क्या बोलेंगे, लोकेशन ऑफ सप्लाई। लेकिन जब आपने एयरक्राफ्ट और वेसल को दिया तो 13.2 लगेगा, क्या लगेगा बच्चों। और अगर आपने अदर मोटर व्हीकल्स को दिया 1 महीने से ज्यादा तो भी 13.2 लगेगा। 13.9 ट्रांसपोर्ट ऑफ गुड्स, वही जहां से गुड्स हैंड ओवर किए गए। 13.10 ट्रांसपोर्ट ऑफ पैसेंजर, वही जहां से सवारी बैठी। और ऑन बोर्ड जहां पे फर्स्ट शेड्यूल डिपार्चर, फर्स्ट शेड्यूल क्या हुआ, डिपार्चर। बोलो बच्चों बात समझ आ गई यहाँ पे। और फिर 13.13 वो OIDR वाला, क्या बोला मैंने, OID लोकेशन रिसिपेंट होता था, वहां क्या होता था बच्चों, लोकेशन। बोलो बच्चों बात समझ आ गई आपको यहाँ पे। ये मैंने ये बातें पढ़ने के बाद फिर 14, 15, 16 पढ़ाया था मैंने। अब उसके बाद हमारी 3-4 चीजें पूरी हो गई। कौन कौन सी, गुड्स भी था, सप्लाई भी थी। कहाँ पे थी सप्लाई, टैक्सेबल टेरिटरी में थी। कहाँ थी बच्चों, टैक्सेबल टेरिटरी में थी। और पर्सन क्या था, टैक्सेबल। वो गुड्स और सर्विस एग्जम्प्ट नहीं होना चाहिए, क्या नहीं होना चाहिए बच्चों। इसमें हमने पढ़ा था एक तो वो चैरिटेबल वाला, रिलीजियस वाला, एग्रीकल्चर, एजुकेशन सर्विस, क्या बोला मैंने, हेल्थ वाला, ट्रांसपोर्ट ऑफ पैसेंजर, ट्रांसपोर्ट ऑफ गुड्स, ये हमने पढ़े, फाइनेंशियल सर्विस, लीगल सर्विस, है ना, इंश्योरेंस सेवाएं, क्या बोला बच्चे मैंने, इंश्योरेंस सेवाएं, गवर्नमेंट बॉडीज की सेवाएं, RW की सेवाएं, इन पे GST नहीं लगता। फिर छोटी मोटी सेवाएं थी जिसपे GST लगता है, एक बहुत बड़ा चैप्टर था जो हमने पढ़ा। अब मान लो ये तय हो चुका है कि आपकी सर्विस ने 5 कंडीशन पूरी कर दी, गुड्स भी था, सर्विस भी थी, सप्लाई भी थी, टैक्सेबल टेरिटरी में भी थी, आप टैक्सेबल पर्सन भी थे और एग्जम्प्ट नहीं है। नाउ हाउ टू डिस्चार्ज योर टैक्स लायबिलिटी, हाउ टू डिस्चार्ज योर क्या, टैक्स लायबिलिटी। और बच्चों इसके लिए हमारे पास कौन से सेक्शन है, 15। ये बोल रहा है ट्रांजैक्शन वैल्यू पे GST लगेगा, क्या बच्चों, दैट इज प्राइस एक्चुअली पेड और पेएबल, बट बायर एंड सेलर आर नॉट रिलेटेड एंड द प्राइस इज द सोल कंसिडरेशन। अगर बायर और सेलर क्या है, रिलेटेड है या कंसिडरेशन काइंड में है तो रूल्स देखेंगे, क्या देखेंगे बच्चों, रूल्स। जैसे मान लो कंसिडरेशन काइंड में है तो रूल नंबर 27, उस केस में जो आपने सप्लाई की, जो असेट दी, उसकी वैल्यू ले लो। अगर वो नहीं है तो जो असेट बदले में आपको काइंड में मिली उसकी मार्केट वैल्यू ले लो, ओपन मार्केट वैल्यू। अगर वो भी तो सिमिलर गुड्स की वैल्यू ले लो। अगर वो भी नहीं है तो जो भी आपकी कॉस्ट है उसका 110% ले लो। अगर वो भी नहीं है रीजनेबल मेथड। और अगर बायर सेलर क्या है, रिलेटेड है या डिस्टिंक्ट पर्सन है, क्या है बच्चों, तो उसके अंदर आपको 15.4 बोलता है रूल नंबर 28। अगर रिसिपेंट को ITC मिली है, क्या मिली है बच्चों, फुल ITC मिली है, तो इनवॉइस वैल्यू को ही मान लेना, इनवॉइस वैल्यू को ट्रांजेक्शन में मानना। अगर ITC नहीं मिली तो 2 चॉइस है उसके पास, क्या है, 2 चॉइस। चॉइस नंबर 1, जो असेट आपने बेची रिलेटेड को वो ले लो, वो नहीं है तो सिमिलर गुड्स की वैल्यू ले लो, वो नहीं तो कॉस्ट का 110% लो। अगर वो भी नहीं है तो रीजनेबल। और ऑल्टरनेट 2 क्या है, आपने किसको दिया, रिलेटेड को, किसको दिया, रिलेटेड ने आगे एज इट इज किसी अनरिलेटेड को दिया, एज इट इज वो अनरिलेटेड थर्ड पार्टी रिलेटेड नहीं थी, तो जितने में इसको बेचा उसका 90% ये मान लो। ये चॉइस है आपके पास। प्रिंसिपल किसको कर रहा है, एजेंट को, चॉइस है। यहाँ ITC का चक्कर नहीं है, चॉइस है। जाने वाली जो असेट आपने दी वो ले लो, वो नहीं है तो एक कॉस्ट का 110%, वो नहीं है तो रीजनेबल। और ऑल्टरनेट तरीका क्या है, प्रिंसिपल ने एजेंट को दिया, एजेंट ने थर्ड पार्टी को दिया एज इट इज, तो एजेंट ने थर्ड पार्टी को जिस वैल्यू पे दिया उसका 90% मान लो कि प्रिंसिपल ने एजेंट को दिया। बोलो बच्चों बात समझ में आई नहीं यहाँ पे, तो बताओ, ये मैंने आपको बता दिया। कुछ स्पेसिफिक सर्विस होती है, क्या बोला मैंने, उनकी वैल्यू निकालने का तरीका स्पेसिफिक दिया हुआ है। क्या दिया गया है, स्पेसिफिक। लॉटरी, लॉटरी की जो फेस वैल्यू होती है, जो गवर्नमेंट ने वैल्यू बता रही है, दोनों में से जो हायर है उसमें 28% GST इंक्लूड मान लो। बैटिंग और गैम्बलिंग जो फेस वैल्यू है वही क्या मान लोगे, वैल्यू मान लेंगे। समझ गए बच्चे वहां पे। उसके बाद मनी चेंज सर्विस, क्या बोला मैंने, मनी चेंज पे जो देखो, अगर मनी चेंज बैंक टू बैंक हुआ तो GST लगेगा ही नहीं। बैंक टू ऑथराइज हुआ है, बैंक टू क्या हुआ है, ऑथराइज, तो लगेगा ही नहीं। बैंक टू पब्लिक क्या होता है तो लगेगा। वैसे नॉर्मल केस में तो कमीशन की वैल्यू पे लगता है, बट ऑल्टरनेट तरीके के 2 मेथड है। RBI की रेट, क्या बोला मैंने, माइनस जितने पे उसने एक्सचेंज किया वो ले लो। अगर RBI की रेट अवेलेबल तो जितना वो कन्वर्ट हुआ उसका 1% ले लो। अगर
करेंसी डॉलर से रुपीज में चला कि डॉलर टू डॉलर है, मतलब डॉलर टू अदर करेंसी है, तो दोनों को पहले रुपीज में कन्वर्ट करो और दोनों का लोअर का 1% विल बी क्या वैल्यू होगा। मनी चेंज का ऑल्टरनेट मैटर, पहले 1 लाख का 1%, पहले 1 लाख का और 250 रुपए, विच एवर इज लोअर, हायर लोअर, हायर हायर। नेक्स्ट 9 लाख का 0.5% और बैलेंस का 0.1%, और इन सब का टोटल 60,000 से ज्यादा नहीं होना चाहिए। ट्रांजेक्शन हर ट्रांजेक्शन में निकालेंगे, बोला हर ट्रांजेक्शन में निकालेंगे। एयर ट्रेवल एजेंट, वैसे तो अगर एयर ट्रेवल एजेंट सेवा देता तो कमीशन की वैल्यू पे जीएसटी लगता है, बट स्पेशल तरीका क्या है, डोमेस्टिक फ्लाइट है इंटरनेशनल, जिस वैल्यू पे एजेंट को कमीशन मिलता है, टिकट की वैल्यू जिस पर क्या मिलता है कमीशन, टिकट की वैल्यू 1 लाख, टैक्सेस गवर्नमेंट के टैक्सेस 10,000 थे तो 1 लाख लेना, गवर्नमेंट टैक्स को छोड़ देना। अगर डोमेस्टिक फ्लाइट है तो 1 लाख का 5% वैल्यू माना जाएगा और इंटरनेशनल को 10% माना जाएगा। बोलो ना बच्चों, क्या बोलो। उसके बाद ये लाइफ इंश्योरेंस कंपनियां जो अपनी पॉलिसी बेचती है, क्या बेचती है बोलो, पॉलिसी। या तो पॉलिसी का प्रीमियम एग्जम्प्ट है, और अगर एग्जम्प्ट नहीं है तो दो बातें, अगर वो इन्वेस्टमेंट पॉलिसी है मतलब रिस्क नहीं है तो लगेगा ही नहीं, अगर रिस्क पॉलिसी है तो रिस्क प्रीमियम पे लगेगा, और अगर वो मिक्स पॉलिसी है और आपने जो खरीद, जिसको आपने इंश्योरेंस किया था उसको ब्रेकअप बता दिया, जिसको क्या कर दिया, ब्रेकअप बता दिया, तो फिर पूरी वैल्यू का, तो फिर ब्रेकअप बता दी तो इन्वेस्टमेंट पार्ट पे रिस्क प्रीमियम लगेगा। अगर ब्रेकअप और पॉलिसी का पहला साल है तो टोटल प्रीमियम का 25%, और आगे वाले साल है तो 12.5%, और अगर सिंगल प्रीमियम पॉलिसी है तो 10%। बोलो बच्चे, बात समझ में आई नहीं है यहाँ पे। उसके बाद सेकेंड हैंड गुड्स, क्या बोला मैंने, अगर सेकेंड हैंड गुड्स का व्यापारी खरीदते समय आईटीसी लेता है और फिर जितने में बेचा वही होगी, अगर आईटीसी, तो सेकेंड हैंड गुड्स के व्यापारी ने जितने में बेचा और जितने में खरीदा उसका जो डिफरेंस अगर पॉजिटिव है उस डिफरेंस पे क्या लगेगा, जीएसटी, अगर नेगेटिव तो जीएसटी नहीं लगेगा। रिपोजेशन ऑफ गुड्स, क्या बोला मैंने, भाई आपने किसी चीज को फाइनेंस किया, उसने उसको पे नहीं कर पाया तो आपने उससे वापस ले ली, तो जिस दिन उसने गाड़ी खरीदी और जिस दिन उस गाड़ी को रिपर्चेस करके बेचा गया उतने पीरियड का 5% पर क्वार्टर डेप्रिसिएशन लेस कर दो परचेज प्राइस में से, वो आ जाएगी वैल्यू ऑफ सेकंड गुड्स, और जितने में आगे उसको बेचा हो सेल माइनस वैल्यू ऑफ सेकंड गुड्स, उस वैल्यू पर क्या लगेगा बच्चों, जीएसटी। सप्लाई थ्रू वाउचर, सप्लाई थ्रू वाउचर पे 100 रुपए लेगा, बट 100 के केस में 200 रुपए का माल ला रहे हैं, 200 रुपए। बताओ रूल नंबर कौन सा बता दिया, 32। प्योर एजेंट, क्या बोला मैंने, जैसे बच्चों मेरा ऑब्लिगेशन अगर आप पे कर दो वैल्यू में जोड़ा जाता है, लेकिन अगर रिसिपेंट का ऑब्लिगेशन कौन पे कर दे, सप्लायर। रिसिपेंट का ऑब्लिगेशन कौन पे कर दे, और सप्लायर ने उस पर कुछ कमाया नहीं, और सप्लायर केवल एज ए प्योर एजेंट के रूप में काम कर रहा है तो उस पर जीएसटी। अब कैसे पता लगेगा कि सप्लायर प्योर एजेंट के रूप में काम कर रहा है, पहला रिसिपेंट ने ही सप्लायर को ऑथराइज किया है, रिसिपेंट जानता था कि सप्लायर आगे कितना पे करेगा, रिसिपेंट ने उस पर कमाया नहीं, इनवॉइस में सेपरेटली शो किया और ये रिसिपेंट का काम नहीं था, तो बताओ उस केस में जो रिसिपेंट का काम नहीं था तो बताइए ये एडिशन का मेन वर्क था, तो बताओ यह माना जाएगा कि अना सप्लायर ने क्या अना प्योर एजेंट के रूप में काम किया है, तो जो पैसा उसको प्योर एजेंट के रूप में मिला है उस पर जीएसटी नहीं लगेगा। एक्सचेंज रेट किस दिन के लिए, कस्टम में तो सीबीआईसी के लेते हैं, बट यहाँ किसके लेंगे, जो एएस गैप या इंडियस के हिसाब से जो आता है वो वैल्यू लेंगे। अगर वैल्यू में जीएसटी इंक्लूड है तो बताओ फिर उसको एक्सक्लूड करने का क्या होता है, फॉर्मूला होता है। बोलो बच्चे कौन सा बता दिया, ये सारे रूल्स बता दिए। बोलो 15(1). अब मान लो आपने सप्लाई रिलेटेड पर्सन को नहीं की, कंसिडरेशन काइंड में नहीं आया और स्पेसिफिक सर्विस भी नहीं थी, ट्रांजैक्शन वैल्यू पे जीएसटी लगेगा, किस पे बच्चों, दैट इज प्राइस एक्चुअली पेड और पेबल बट प्रोवाइडेड दैट बायर एंड सेलर आर नॉट रिलेटेड एंड द प्राइस इज द सोल कंसिडरेशन। प्राइस इज द क्या, अगर सारी बातें पूरी हो जाए तो फिर उसके अंदर अगर आपने सप्लायर ने अलग अलग नामों से पैसा लिया है उनको सबको जोड़ लेना, अदर लॉ का टैक्स, जीएसटी लॉ का मत जोड़ना, सप्लायर का ऑब्लिगेशन कौन पे कर दे, रिसिपेंट, वो जोड़ लेना, ऑल इंसिडेंटल एक्सपेंसेस इनकर्ड एट द टाइम और बिफोर द सप्लाई वो जोड़ लेना, है ना। अगर वैसे तो इंटरेस्ट और पेनल्टी पे जीएसटी, बट वो सप्लाई से संबंधित इंटरेस्ट अगर पेनल्टी है तो उसको जोड़ लेना। सब्सिडी अगर सप्लायर को मिली है और वो इनवॉइस से क्या है लिंक है, और अदर देन गवर्नमेंट मिली है तो उसको जोड़ लेना। डिस्काउंट को क्या कर लेना, लेस, अगर इनवॉइस में सेपरेटली क्या किया है, शो किया है। बोलो अगर इनवॉइस में सेपरेटली क्या किया है, शो। अगर एक पोस्ट डिस्काउंट है तो एक बार तो पूरी वैल्यू पे लगा देना, और फिर बाद में जब उसको आप दे दो, देयर मस्ट बी प्रायर एग्रीमेंट, वो इनवॉइस से क्या था, लिंक था, और रिसिपेंट ने भी अपनी आईटीसी क्या कर दी, कम कर दी, तो जो आपने पहले जो आपने पे कर दिया फुल वैल्यू पे,
बाद में आपका आउटपुट क्या हो जाएगा, रिवर्स हो जाएगा। बोलो बच्चों 15.3 है। ये कौन सा चैप्टर था, वैल्यूएशन। बोलो बच्चों बात समझ में आई नहीं आई। और छोटे लोगों के लिए एक स्कीम बना रखी है, उसका नाम क्या है, कंपोजिशन स्कीम। उसका नाम क्या है, कंपोजिशन स्कीम। 10.1 प्रीसीडिंग फाइनेंशियल का टर्नओवर, क्या बोला मैंने, टर्नओवर 1.5 करोड़ से कम है या नोटिफाइड स्टेट में मणिपुर, मिजोरम, नागालैंड, त्रिपुरा, अरुणाचल प्रदेश, उत्तराखंड, मेघालय और सिक्किम, पौंडीचेरी तेलंगाना नहीं है यहाँ पे, तो 1.5 करोड़ या 75 लाख से कम है, तो आप क्या करवाने के लिए लायबल हो, कंपोजिशन स्कीम में जा सकते हो। लेकिन 5 लोग नहीं जा सकते, सर्विस का सप्लायर। लेकिन रेस्टोरेंट वाला तो जा सकता है, और ये आपकी सर्विस लिमिटेड वैल्यू में है, वो भी जा सकता है 10.1 वाली स्कीम में। लिमिटेड वैल्यू क्या होती है, टोटल टर्नओवर का 10% और 5 लाख, दोनों में से जो हायर है सर्विस की वैल्यू से ज्यादा नहीं है। इंटरस्टेट सप्लाई ऑफ टैक्सेबल गुड्स या सर्विस, वो नहीं जा सकता। जो लोग इको के थ्रू गुड्स या सर्विस बेचते हैं वो नहीं जा सकता। नॉन टैक्सेबल गुड्स का सप्लायर नहीं जा सकता। नोटिफाइड गुड्स का मैन्युफैक्चर, यहाँ मैन्युफैक्चर ट्रेडर नहीं है यहाँ पे, और यहाँ पे रेटेड वाटर भी है, वो कंपोजिशन स्कीम में नहीं जाता। सीटीपी एनआरटीपी नहीं जा सकता। ठीक है, अपन बोलते हैं कि सर्विस का सप्लायर नहीं जा सकता, या गुड्स प्लस सर्विस का सप्लायर अगर उसकी वैल्यू ज्यादा है लिमिटेड वैल्यू से तो नहीं जा सकता, उसके लिए 10.2 है। क्या बच्चों, 10.2 है। लेकिन अगर आपका प्रीसीडिंग फाइनेंशियल का टर्नओवर 50 लाख से कम है तो आप ये वाली स्कीम जा सकते हो। तो ये 2 स्कीम हो गई, बाकी कॉमन पॉइंट है सबके लिए। आप कंपोजिशन स्कीम के 2 ऑफिस है, एक रजिस्टर, एक नॉर्मल में जाना चाहता है, कंपोजिशन में पॉसिबल नहीं है। वैसे तो हम कंपोजिशन स्कीम में जाने के लिए प्रीसीडिंग फाइनेंशियल का टर्नओवर देखते हैं, मान लो कम था चले गए, करंट फाइनेंशियल का टर्नओवर क्रॉस चले गया तो बाहर हो जाएंगे। जब तक कंपोजिशन स्कीम में ना तो आईटीसी मिलेगी ना आउटपुट चार्ज करोगे, कंपोजिशन स्कीम के लिए एलिजिबल नहीं थे फिर भी चले गए तो क्या लगेगी, पेनल्टी, और डिफरेंस का टैक्स वसूला जाए। रूल 4, कंपोजिशन स्कीम में कौन जाएगा, फर्स्ट डे से बीच में, फर्स्ट डे से। लेकिन जब आप पहली बार, क्या बोला मैंने, जीएसटी में क्या हो रहे हो, रजिस्टर्ड, तो जो 1 अप्रैल से लेके जो अनरजिस्टर्ड पीरियड था उसको बोलते हैं फर्स्ट सप्लाई। क्या बोलते हैं बच्चों, उस पार्ट पर जीएसटी नहीं लगेगा। फर्स्ट सप्लाई के बाद जो हुई उस पर क्या लगेगा, जीएसटी। तो ध्यान रखना, फर्स्ट सप्लाई पे जीएसटी नहीं लगता, बट जब टर्नओवर निकालते हैं फर्स्ट सप्लाई। रेट्स क्या होती है, वो रूल नंबर 7 बता रहा है। रेट्स क्या होती है, रूल नंबर, वो ये बोल रहा है अगर आप मैन्युफैक्चरर हो, क्या हो बच्चों, तो टोटल टर्नओवर का 1%। अगर आप होलसेलर और ट्रेडर हो तो टैक्सेबल टर्नओवर का 1%। रेस्टोरेंट वाले हो तो 5%। ये तो 10.1 पे लग रही है। अगर आप नई स्कीम में हो तो 6%। क्या बच्चों, 6%। रूल 5 बोलता है जो कंपोजिशन स्कीम वाले के लिए कंडीशंस क्या है। पहली कंडीशन, अपनी जो भी इनवॉइस काटेगा बिल ऑफ सप्लाई उस पर लिखेगा कि मैं कौन हूं, कंपोजिशन वाला। दुकान पर लिखेगा कि मैं कौन हूं, कंपोजिशन वाला। सीटीपी एनआरटीपी नहीं होना चाहिए, है ना। और एक कंडीशन ये है कि कंपोजिशन स्कीम वाला जो अपनी सेल होगी ना उस पर तो कंपोजिशन रेट से टैक्स देगा, बट उसकी जो परचेज है आरसीएम वाली उस पर नॉर्मल रेट से टैक्स देगा। बोलो बच्चों 3 महीने में यही पढ़ा ना फंडामेंटल। कितनी सी देर लगी बच्चों, मात्र 20-25 मिनट लगी। तो कुछ भी नहीं है बच्चों यहाँ पे, आप बस समझो, सेक्शन वाइज पढ़ोगे तो सब आपको ऐसा लगेगा कुछ भी नहीं है। और कल से अपन क्या स्टार्ट करेंगे बच्चों, आईटी।